Hello, everybody, and welcome to Triple S. My name is Gauhar. ये जो आज का लेक्चर है इट इज़ पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज़ जो मैं आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ थ्रू द प्लेटफॉर्म विच इज़ नोन एज ट्रिपल एस। तो ये जो आज का लेक्चर है इट इज़ लेक्चर 5 ऑफ द सीरीज़। मैंने इससे पहले आपको ऑलरेडी 4 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे आप ट्रिपल एस की चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट्स में ये कोऑपरेटिव्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आप पहले उन 4 लेक्चर्स के थ्रू जाइए, फिर आप ये 5वां लेक्चर देखिए, बिकॉज़ ये कंटिन्यूटी में है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में है सारी चीज़ें, ठीक है? तो आपको वरना ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा समझना। तो इट इज़ बेटर इफ़ यू फर्स्ट गो थ्रू ऑल द अदर लेक्चर्स एंड देन कम बैक टू दिस वन, ठीक है? एंड वन मोर थिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि संडे, जो कमिंग संडे है, 7 बजे 7 PM मैं एक लाइव सेशन करूँगा थ्रू माय इंस्टाग्राम। तो अगर आप चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट वॉट एवर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज यू हैव। चलिए, मूविंग ऑन एंड स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर। तो अगर आपने देखा पिछले एक दो लेक्चर से वी आर स्टडिंग अबाउट द ऑरिजिन्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट। हमने दो लेक्चर, एक लेक्चर पहले यानी लास्ट लेक्चर से पहले हमने वी स्टार्टेड अबाउट द रॉचडेल सिस्टम, स्कॉटलैंड में वो फेनविक वगैरह। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हिस्ट्री का ही है, ठीक है? तो जो लास्ट का लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में कैसे क्रेडिट यूनियंस का इंसेप्शन और फॉर्मेशन और फाउंडेशन हुआ, ठीक है? एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मुझे आपसे कहनी है बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, इज़ दैट अगर एक क्वेश्चन आता है कि हु फाउंडेड द क्रेडिट यूनियंस, क्रेडिट यूनियंस का फाउंडेशन किसने किया? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है रूरल क्रेडिट यूनियंस, क्या आता है? रूरल यानी गांव में किसने क्रेडिट यूनियंस का इंसेप्शन किया, तो उसका आंसर होगा रेफिसन, ठीक है? अगर अर्बन आता है तो उसका आंसर होगा शेल्स। समझ आ रही है? इफ द क्वेश्चन कम्स हु फाउंडेड द रूरल क्रेडिट यूनियन सिस्टम और हु फाउंड द फर्स्ट रूरल क्रेडिट यूनियन, तो उसका आंसर विल बी रेफिसन। एंड इफ द क्वेश्चन कम्स हु फाउंड द अर्बन क्रेडिट यूनियंस, who is the founder of the urban credit unions rather, the answer will be Shells. Now if the question comes like this, क्वेश्चन अगर आता है सिंपली फाउंडर कौन है, क्या आएगा क्वेश्चन? फाउंडर कौन है क्रेडिट यूनियन सिस्टम का, या क्रेडिट यूनियंस का फाउंडर कौन है? तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखेंगे इकट्ठे लिखा होगा एक ऑप्शन रेफिसियन एंड शेल्स। क्या लिखा होगा? रेफिसियन एंड शेल्स इकट्ठे लिखा होगा। अब अगर ये सेपरेट ऑप्शंस में आते हैं यानी रेफिसन इज ए ऑप्शन, शेल्स इज बी और सी और डी, ठीक है, तब आपको हमेशा रेफिसन को कंसिडर करना है, क्योंकि जो मॉडर्न ऑथर्स है ऑफ कोऑपरेटिव थ्योरी वो कहते हैं रेफिसन का इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड क्रेडिट कोऑपरेटिव मूवमेंट इज मोर देन दैट ऑफ शेल्स, ठीक है? इसकी एडवोकेसी ज़्यादा की गई है एंड द ऑथर्स आर मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज थॉट, क्योंकि अगर आपको याद होगा ये थोड़ा एक्सटेंड वेक्सटेंड भी करता था वगैरह वगैरह, जो भी आपको पता है। तो उसकी वजह से रेफिसन को कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ द क्रेडिट यूनियंस, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड बोथ ऑफ देम टुगेदर, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में ये दो ऑप्शन सेपरेटली आए तो आपको रेफिसन को हमेशा टिक करना होगा, ठीक है? ये कहना था मुझे। चलिए विल मूव ऑन। तो हमने दो जगह के मूवमेंट्स को पढ़ा, दो जगह का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुए, एक तो हमने इंग्लैंड में पढ़ा था रॉचडेल का, और हमने पढ़ा था जर्मनी में रेफिसन और इनका। तो अब हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन यू शुड नॉट कंसिडर हेयर, यूनाइटेड किंगडम का, इसी में इंग्लैंड भी आता है। तो यूनाइटेड किंगडम से अपार्ट फ्रॉम द रॉचडेल पायनियर्स देयर हैव बीन सम मोर कंट्रीब्यूशंस एज वेल। उसमें से दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के, जनरल कोऑपरेटिव मूवमेंट के, तो उनके बारे में विल स्टार्ट। पहले है जिनका नाम है रॉबर्ट ओवेन, one, and second is after him, after studying briefly about him, then we'll go to somebody who is known as William King, ठीक है? तो he writes
रॉबर्ट ओवन इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये जानबूझकर मैंने स्टार्ट में ही लिखा क्योंकि दिस इज़ अ सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, मूवमेंट मैं कह रहा हूँ, हु इज़ द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसका आंसर है रॉबर्ट ओवन। ठीक है, रॉबर्ट ओवन इज़ द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ही सेज एक्चुअली ये कहाँ पे पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ प्लेस इन अ कंट्री विच इज़ यूनाइटेड किंगडम का वो पार्ट है, उसको कहा जाता है वेल्स। ठीक है, स्कॉटलैंड भी यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है, इंग्लैंड भी यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये दे आर सेपरेट कंट्रीज लेकिन दे फॉर्म पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एज अ होल। तो ये खुद एक टेक्सटाइल मिल ओनर था। ठीक है, थोड़ा सा ये ही वॉज वर्किंग ऑन द व्हाट इज़ नोन एज द सोशलिस्ट थॉट, ही वॉज अ सोशलिस्ट रिफॉर्मर हिमसेल्फ। तो वी हैव ही वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली एंड बिकेम द ओनर ऑफ अ मिल। ठीक है, टेक्सटाइल मिल के ये ओनर बने थे कहाँ पे, न्यू लेनार्क स्कॉटलैंड में। कहने का मतलब वेल्स से ये शिफ्ट कहाँ हुए फिर, ये स्कॉटलैंड। ये 2-3 जगह गए, ही हैज़ बीन टू लंदन एज वेल, फिर ये यूएस भी गए वगैरह। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, जब ये अपना कोऑपरेटिव मूवमेंट का थॉट डेवलप कर रहे थे जो ऑलरेडी रॉचडेल पायनियर्स ने दिया हुआ था। ठीक है, हाँ, तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था, ये उस पे भी काम कर रहे थे और अपने सोशलिस्ट आइडियाज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे थे टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सेटअप और अ मूवमेंट। ठीक है, तो हुआ क्या, ही वॉज वेरी काइंड एंड सिंपथेटिक टूवर्ड्स द वर्कर्स। ठीक है, क्योंकि सोशलिस्ट था ना। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन हिज ओन फैक्ट्री लाइक रिड्यूसिंग द वर्किंग आवर्स, यानी ये कैपिटलिस्ट्स की तरह, वरना ये एक्चुअली खुद तो कैपिटलिस्ट ही था। इसके पास अपनी एक कंपनी थी ना। बहुत सारे ऑथर्स कंसिडर हिम टू बी अ कैपिटलिस्ट। तो बहुत सारे ऑथर्स दे से अ कैपिटलिस्ट हु एडवोकेटेड कॉपरेशन इज रॉबर्ट ओवेंस। चलिए, दैट इज़ अ सेपरेट ओपिनियन ऑल टुगेदर, विल सी। तो ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन हिज ओन फैक्ट्री लाइक रिड्यूसिंग द वर्किंग आवर्स, इंक्रीजिंग वेज एंड अबॉलिश चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये चाहता था वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स को अच्छी मिले, ज़्यादा उनको काम ना करना पड़े, लिमिटेड काम करना पड़े 8-10 घंटे का, जो उनके लिए बेयरेबल होगा, जो उन पे ज़्यादती ना हो। और ये चाहता था चाइल्ड लेबर अबॉलिश हो। चाइल्ड लेबर अबॉलिश करने के लिए इसने क्या किया, इसने जो अपने वर्कर्स हैं उनको कहा आप अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कीजिए, जो मैं प्रोवाइड करूँगा कॉपरेशन पे, आपकी सैलरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैं थोड़ा सा कुछ अमाउंट रखूँगा अपने पास, जिससे हम एक स्कूल डेवलप करेंगे, उसमें आपके बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्रीजिंग द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स ही स्टार्टेड अ स्कूल एंड अ हॉस्पिटल। इसमें अपना ही पूल मैक्सिमम पैसा करता था, लेकिन इनको भी अपने वर्कर्स को कहा करता था थोड़ा अपने आप वेज का थोड़ा हिस्सा दीजिए इसको, सो दैट इट बिकम्स वर्केबल एंड फीजिबल। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट ही वॉज अ पायनियर फॉर लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन दैट टाइम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। उस टाइम जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ऑलरेडी टेक ओवर किया था, capitalists were trying to enhance their profit margins and used to make the laborers work very hard। तो he was one of the first जिसने लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे काम किया था। ठीक है, लेबर के हित में काम किया था। इट वॉज हेयर दैट द फर्स्ट कोऑपरेटिव स्टोर वॉज ओपनड बाई हिम। ठीक है, फॉर हिज एम्प्लॉयज़। तो इसने अपनी ही मिल में क्या किया, एक स्टोर खोला जहाँ पे ये सब्सिडाइज रेट्स पे उनको सामान बेचता था। ठीक है, स्पर्ड ऑन बाय द सक्सेस ऑफ दिस ही हैड द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग विलेज ऑफ कॉपरेशन। तो इसने सोचा मैं इस छोटे से आइडिया को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। जो इसने स्टोर खोला वहाँ पे इन्हीं मेंबर्स, इन्हीं वर्कर्स के पैसे से स्टोर चलता था और उन्हीं को डिस्काउंट्स पे मिलते थे। तो ही थॉट कि मैं इस आइडिया को आई विल डेवलप एंड आई विल इंक्रीज द एरिया ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, where workers would drag themselves out of poverty by growing their own food, making their clothes and ultimately becoming self-governing। जो कॉपरेशन का थॉट है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहता था इन द सोसाइटी एज वेल। ही ट्राई टू फॉर्म सच कम्युनिटीज इन ऑर्बिस्टन इन स्कॉटलैंड एंड इन न्यू हार्मनी इंडियाना इन द यूनाइटेड स्टेट्स। 2 जगह इसने कोशिश की, लेकिन दोनों जगह ये फेल हुआ। और इवेंचुअली क्या हुआ, जब इसके आइडियाज़ डिड नॉट वर्क, ही केम बैक पेनीलेस बैक टू हिज ओन विलेज इन वेल्स। ये इवेंचुअली दुनिया घूम के ये कोशिश की इन्होंने, लेकिन जो इनके एक्चुअल चीज़ें हैं जो ये एडवोकेट करते थे सोशलिस्ट कोऑपरेटिव आइडियाज़ को, वो लेकिन चले नहीं रियल वर्ल्ड में। ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं, उनमें नहीं जाएंगे अभी, बहुत सारे रीजंस हैं।
तो वी वोंट गो इनटू देम, हमें उतना डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव टू स्टिक टू द बेसिक आइडियाज़ ऑफ कोऑपरेशन थ्योरी ओनली. हम इंटरडिसिप्लिनरी आइडियाज़ में ज़्यादा नहीं जाएंगे. ठीक है. तो इसकी जो दोनों ये सोसाइटीज़ कम्युनिटीज़ इसने स्टार्ट करना की कोशिश एट अ लार्जर लेवल देन हिज व्हाट देन द वे ही वाज मेकिंग हिज सोसाइटी वर्क अंडर हिज पैटर्नेज इन हिज टेक्सटाइल मिल, उससे ये जाता चाहता था मैं इससे ज़्यादा बड़े लेवल पे करूं, लेकिन वो फेल हो गई दोनों जगह. एक तो इसने स्कॉटलैंड में कोशिश की और ये अमेरिका भी ट्रैवल किया है. ठीक है, यूके से अमेरिका गया, लेकिन दोनों नहीं चली. इवेंचुअली मैं कह रहा था ये फिर अपने घर आया, ये in a state of poverty he died eventually. ठीक है. he then introduced the scheme of labor exchange. तो इसने क्या किया वहाँ जो लेबर ऑफिस था, इसने इंट्रोड्यूस किया आइडिया एक जिसको कहा जाता है लेबर एक्सचेंज. लेबर एक्सचेंज का मतलब है जो छोटे छोटे लोग हैं, स्किल्ड वर्क्समैन हैं, वो कुछ प्रोडक्ट बनाते थे. जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉटर था जो क्ले पॉटरी करता था, उसने एक पॉट बनाया क्ले का जो यूज़ होता है किसी स्टोरेज ऑफ वाटर या फॉर एनी अदर पर्पज, सिमिलर पर्पजेस के लिए. तो वो पॉटर क्या करता था, लेबर एक्सचेंज ऑफिस जाता था. लेबर एक्सचेंज ऑफिस में प्रेजेंट करता था जो भी उसने कोई काम किया होता. ठीक है, कोई आर्टिकल प्रेजेंट करता था, जैसे यही पॉट उसने बनाया, फिनिश्ड पॉट बनाता था क्ले का, एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ. तो वहाँ से उसको क्या मिलता था, एक नोट मिलता था, लेकिन वो ये करेंसी नहीं होती थी डॉलर वॉलर वगैरह की, जो भी पाउंड वाउंड, वो उसको कहा जाता था लेबर नोट. लेबर नोट के डिनोमिनेशंस अपने होते थे 10, 20, 30. तो लेबर नोट पे लिखा होता था सीधे, दिस इज़ अ लेबर नोट फॉर 2 आवर्स ऑफ पॉटरी वर्क. ठीक है, या साथ लिखा होता था 2 आवर्स ऑफ पॉटरी वर्क इक्वल टू 10 पाउंड्स ऑफ कॉर्न. समझ आ रहा है. तो ये लेबर नोट लेके फिर कहीं जा सकता था, जो कॉर्न का कीमत होता उस कीमत के हिसाब से 10 पाउंड्स ऑफ कॉर्न का अगर कोई चीज़ आता, यानी फॉर एग्जांपल ये मिल्क खरीदना चाहता था, जितना 10 पाउंड्स ऑफ कॉर्न की कीमत होती उतने ही पैसों का इसको कोई और चीज़ मिल सकती थी. समझ आ रहा है. जैसे दूध, जैसे 10 पाउंड कॉर्न जितने का उस टाइम था, उतने ही पैसों में, जितने का भी था, वी डोंट केयर अबाउट दैट, तो जितने पैसों में 10 पाउंड कॉर्न आता था उतने में ही 5 पाउंड आता था फॉर एग्जांपल मिल्क. तो ये एक्सचेंज कर पाता था. तो उस पर ऐसे ही लिखा होता था लेबर नोट पे, इस बंदे ने इतना काम किया, सपोज कारपेंट्री वर्क इसने किया है, लेबर आवर्स इसका काम इतना है विच इज़ इक्वल टू 4 आवर्स ऑफ कारपेंट्री वर्क विच इट सेल्फ इक्वल्स टू 10 पाउंड्स ऑफ कॉर्न, 10 पाउंड्स ऑफ राइस, ऐसे. लेकिन वो लेबर सिस्टम सच में इवेंचुअली चला नहीं, क्योंकि ये तो नोट्स इशू करते थे हर किसी को उसके काम के हिसाब से, लेकिन वो जो आर्टिकल्स फिर आते थे ना, वो सारे नहीं चल पाते थे. समझ आ रही बात. डिमांड भी होनी चाहिए ना, आप हर दिन पॉट बनाएंगे वो कहाँ चलेगा. मे बी वंस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ और सो ऑन. उसकी वजह से ये सिस्टम भी फिर फेल हो गया. सो दे गॉट लेबर नोट्स in exchange representing the estimated value of the labor put in for producing the articles, which I have detailed out already. They could buy other articles from the producing members directly or from the exchange office using the labor notes. ठीक. These exchanges were soon burdened with lots of unsaleable articles and hence failed. तो नहीं चल पाते थे आर्टिकल्स, तो ये फिर फेल हो गया. तो मैंने आपको कहा ओवन वॉज अ सोशलिस्ट. यूटोपियन सोशलिस्ट का मतलब है इनके थॉट्स थोड़े डिफरेंट थे, दे वेर ऑफ मॉडर्न थॉट के थे ये. बट हिज एक्सपेरिमेंट्स क्रिएटेड अ फेवरेबल एटमोसफियर फॉर द क्रिएशन ऑरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट. ठीक है, लेकिन जो भी इसने कोशिशें की, इससे बाकी लोगों ने भी बहुत सीख उनको मिली कि हम कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल. दो उसके कुछ जो अपने क्या कहते हैं हिज ओन, जो उसने एग्जांपल्स या ट्राई की कुछ कोऑपरेटिव सेटअप करने की विलेज लेवल्स पे स्कॉटलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो फेल हो गए, लेकिन पीपल स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग हिज एफर्ट्स, और उन्होंने ट्राई किया ये इम्बाइब करना और इसी हिसाब से सेटअप करना कोऑपरेटिव्स को, लेकिन ये भी चेक करना कि फेल क्यों हुए और हम कैसे उनको फेल होने से बचाएं. तो दैट इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग, एंड सो ही इज़ राइटली कॉल्ड द फादर और फाउंडर ऑफ कोऑपरेशन. ठीक है, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट या फादर ऑफ कोऑपरेशन कौन है? इट इज़ रॉबर्ट ओवन. ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रॉबर्ट ओवन. ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ कोऑपरेशन और द फाउंडर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट. ठीक है, तो इसने कुछ किताबें भी लिखी है, उसमें से एक का नाम
बाकी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है वो भी, लेकिन वो बहुत सारी किताब है, तो आई हैव रिटेन जस्ट वन, रेवोल्यूशन इन माइंड एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन रेस, तो 1849 में इसने लिखी है ये। तो जो अगर रॉबर्ट ओवन की किसी और किताब के बारे में भी आप देखेंगे ना, या अगर एग्जाम्पल में आया ऑप्शंस में, तो उसमें कुछ लिखा होगा यही वर्किंग क्लास, समथिंग वर्किंग क्लास, वर्कर डिस्ट्रेस के बारे में लिखा होगा। अगर आप ये वर्ड्स देखें, मैन्युफैक्चरिंग लिखा होगा, समझ आ रही है, वर्किंग डिस्ट्रेस लिखा होगा, ऐसी चीज़ें अगर आई, लिखा होगा दिस बुक इज़ रिटन बाय, फिर नीचे रॉबर्ट ओवेन का नाम होगा, तो अगर वर्कर्स के रिलेटेड कोई चीज़ होगी, मैन्युफैक्चरिंग या मिल्स या इंग्लैंड वगैरह के बारे में ऐसा कुछ होगा रिलेटेड टू वर्कर्स, देयर प्लाइट, देयर डिस्ट्रेस, देयर वर्किंग कंडीशंस, देयर वेज, तो वो सारी किताबें मोस्टली जो रिलेटेड टू आवर फील्ड ऑफ स्टडी है, वो किसने लिखी है? रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स जो रॉबर्ट ओवन ने सेटअप किए थे, और जो आजकल भी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मूवमेंट स्टार्ट करनी होगी तो दे कंसिडर दीज टू बी द प्रिंसिपल्स। तो एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट्स का मतलब यही है, कैपिटलिस्ट जो अपने लिए पर्सनली, इसका कहने का मतलब है प्रॉफिट्स होने चाहिए कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू प्राइवेटली वन पर्सन। जैसे कंपनीज में आज भी होता है, चलो उसने अपना पैसा लगाया, लेकिन वो चलाते कौन है? वो चलाते हैं वर्कर्स। फिर जो एक्चुअल चेयरमैन वेयरमैन, वो तो घर में भी बैठ सकता है, ही जस्ट इज़ किलिंग हिज टाइम इन द कॉपरेशन, वहाँ जाके थोड़ा सा टाइम आए, मैं मानता हूँ वो भी मेहनत करते हैं स्टार्ट में, लेकिन फिर ये कॉपरेटिव्स या कंपनीज दे रन परपेचुअली, ये खुद ब खुद चलती है। ठीक है, दे डोंट नीड एनी पुश फ्रॉम द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट और एनीथिंग, बस वर्किंग का थोड़ा देखो, ख्याल वयाल रखिए। तो ये कह रहा है प्राइवेट प्रॉफिट्स को अबॉलिश करना चाहिए, कम्युनिटी प्रॉफिट्स की तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉफिट आया दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी और द वर्कर्स। वॉलेंट्री एसोसिएशन होनी चाहिए, तो अपनी मर्ज़ी से, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बहुत बार, अपनी मर्ज़ी से मेंबर्स ज्वाइन करनी चाहिए। कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये सोशलिस्ट आइडिया है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ यानी पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी फॉर इंक्रीजिंग द बेनिफिट्स ऑफ द पुअर। ठीक है, जो भी बेनिफिट्स आते हैं वो पुअर पीपल को हेल्प करने चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन, जो सेकंड इंपॉर्टेंट फिगर जो माना जाता है, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया है कोऑपरेटिव आइडियाज़ को डेवलप और आगे पहुंचाने में, कैसे इसने पहुंचाया, इसका काम कैसे था डिफरेंट देन रॉबर्ट ओवन। इसने क्या किया, विलियम किंग ने, ये फिजिशियन था, ही वॉज हिमसेल्फ अ डॉक्टर, लेकिन इसने 1-2 साल इसका एक पेपर आया था, तो जिसका नाम था कोऑपरेटर। उसकी वजह से ये जो कोऑपरेटिव आइडियाज़ है ना, और कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा एडवोकेट हो गई और फैल गई, एंड मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे बिकेम सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दिस मूवमेंट। समझ आ रही बात? तो सेकंड इंपॉर्टेंट फिगर इन कोऑपरेटिव मूवमेंट एज वेल एज द कोऑपरेशन दैट स्टार्टेड इन द यूनाइटेड किंगडम इज विलियम किंग। ठीक है, although Owen inspired the cooperative movement, others such as Dr. William King took his ideas and made them more workable and practical. तो इसको पता था क्या प्रॉब्लम्स हुई थी उसके आइडियाज़ में, तो इसने उसको थोड़ा चेंज किया। किंग बिलीव्ड इन स्टार्टिंग स्मॉल, इसने देखा था जब उसने लार्ज स्केल पे कोशिश की ना, यानी यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, स्कॉटलैंड, तो वो फेल हो गया, तो इसने उसके ऑपोजिट किया, इसने बिलीव किया कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसने इनफैक्ट सेटअप करने किए छोटे छोटे स्टोर्स, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ पे। जैसे कोई विलेज था, वहाँ पे 100 लोग रहते थे, एक छोटा सा स्टोर इसने कहा आप खोलिए, अपने ही पैसों से खोलिए, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। किंग बिलीव्ड इन स्टार्टिंग स्मॉल एंड रियलाइज दैट द वर्किंग क्लासेस वुड नीड टू सेटअप कॉपरेटिव्स, वुड नीड टू सेटअप यानी उनको अपने लिए कॉपरेटिव सेटअप करने चाहिए फॉर देमसेल्व्स। सो ही सॉ हिज रोल एज वन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये खुद पैसा वैसा नहीं देता था, ये सिर्फ इंस्ट्रक्ट करता था, एडवोकेट करता था। ही वॉज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दिस कॉपरेटिव आइडिया। ही फाउंडेड अ मंथली पीरियोडिकल, एक अखबार समझिए, कॉल्ड द कोऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटर वॉज पब्लिश बाय द डॉक्टर विलियम किंग, ये हमेशा याद रखना है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच अपीयर्ड इन, ये भी याद रखना है, 1928 में। ठीक है, कोऑपरेटर किसने स्टार्ट किया? विलियम किंग ने। कहाँ पे स्टार्ट किया? यूनाइटेड किंगडम में। किस साल? 1828 में। एग्जैक्ट डेट है 1 मई 1828। ये ज़्यादा टाइम नहीं चला था, रफली ये 2 साल के करीब चला था, लेकिन 2 साल में ही इसने बहुत काम कर दिया था। ठीक है,
This gave a mixture of cooperative philosophy and practical advice about running a shop using cooperative principle. यही यानी इन्हीं आइडियाज़ पे ये अखबार चलता था, आप कोऑपरेटिव सेटअप कैसे कीजिए, हम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे वगैरह वगैरह. King advised people not to cut themselves off from society but rather to form a society within a society and to start a shop. ठीक है, ये कहता था इनको, आप अपनी सोसाइटी में ही एक छोटी मोटी सोसाइटी स्टार्ट कीजिए जो एक शॉप की फॉर्म में होगा, ठीक है, जिसमें मेंबर्स खुद पूल करेंगे पैसा. बिकॉज ये है, वी मस्ट गो टू अ शॉप एवरी डे टू बाई फूड एंड नेसेसरीज, वाई देन शुड वी नॉट गो टू आवर ओन शॉप. ये कहता है कि अगर हमें पता है हमें हर दिन डेली नीड की चीज़ें खरीदनी ही होती है तो हम अपना ही शॉप क्यों नहीं स्टार्ट करें, यानी कम्युनिटी पे अपना शॉप जिसमें हमारा भी थोड़ा सा शेयर हो. तो ये एडवोकेट क्या करता था लोकल स्टोर्स को, तो मैं आगे आपको बताऊंगा. अगर क्वेश्चन आया ना लोकल स्टोर्स या कोऑपरेटिव स्टोर्स का आइडिया कहाँ से आया, वो डॉक्टर विलियम किंग ने दिया है. कोऑपरेटिव स्टोर्स का आइडिया समझ आ रही है, छोटे छोटे शॉप्स का. ही प्रपोज सेंसिबल रूल्स सच एज हैविंग अ वीकली ऑडिट, हैविंग 3 ट्रस्टीज एंड नॉट हैविंग मीटिंग्स इन पब्स. यानी कहने का मतलब ये है, इसने 3 आइडियाज़ दिए सेंसिबल रूल्स उनको चलाने के लिए. अगर आप शॉप खोलते हैं तो आपने पीरियडिकल इसी अखबार में लिखता था, तो आपको एक तो वीकली ऑडिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने कितना पैसा दिया था, कितने का सामान ख़रीदा, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्या कुछ प्रॉफिट आया. और 3 ट्रस्टीज़ को रखिए, ठीक है, एक कमेटी बनाइए ट्रस्टीज़ की जो देखेंगे ये काम सही से हो रहा है या नहीं. और अपनी मीटिंग्स आप पब्स में मत कीजिए, ठीक है, इसलिए मत कीजिए क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे वहाँ फिर पैसा भी खर्च होता है. तो आप खाते हैं मुर्गा, खाते हैं जूस पीते हैं या जो भी, तो लिख रहा है टू अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ ड्रिंकिंग प्रॉफिट्स. तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं नीचे, इसके नीचे तो 2 मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे टू द यूनाइटेड किंगडम कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो फिर कंसिडर किया जाती है वर्ल्ड वाइड कोऑपरेटिव मूवमेंट. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर किया जाता है, अगर इंस्टीट्यूशन कहा जाए वो है रॉचडेल पायनियर्स का. लेकिन अगर स्पेसिफिकली लोगों के नाम हैं, किन 2 लोगों ने सबसे बड़ा 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 कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया टू द कोऑपरेटिव मूवमेंट. One is this Robert Owen, who was a socialist, and second is Dr. William King, who was a physician. रॉबर्ट ओवेन एक्चुअली वेल्स के थे और ये विलियम किंग इंग्लैंड के थे, ठीक है. इनका जो ये अखबार आता था ना द कोऑपरेटर, जो मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ये टैग लाइन लिखी होती थी ऊपर, नॉलेज एंड यूनियन आर पावर, पावर डायरेक्टेड बाय नॉलेज इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ क्रिएशन. समझ आ रही है, तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है. चलिए मूविंग ऑन. तो एक क्वेश्चन आया है एक मॉडल पेपर में, ये क्वेश्चन है वो, द होमलैंड ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर मूवमेंट कहाँ पे, किसने किया था स्टार्ट, इसी ने, विलियम किंग ने. और थोड़ा सा बेसिक आइडिया किसने दिया था उससे पहले, रॉबर्ट ओवन ने, जब उसने अपनी मिल में एक स्टोर खोला. तो इसका आंसर जर्मनी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, डेनमार्क भी नहीं है. डेनमार्क में डायरी कोऑपरेटिव्स का इंसेप्शन हुआ था. तो इसका आंसर इज़ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है. चलिए लेट्स मूव ऑन. अब देखिए इटली में क्या हुआ. इटली में भी 2 लोगों ने काम किया सिमिलर, बहुत सारे लोगों ने, बट दीज आर द 2 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन द इटालियन सेटअप, ठीक है. तो पहले का नाम है वॉलेमबर्ग. वॉलेमबर्ग वॉज एन इटालियन इकोनॉमिस्ट and politician. He made significant contributions to the spread of cooperative enterprises, specifically rural credit unions. Rural credit unions जो already किसने start किए थे, रेफिसन ने. उसी का जो क्या कहते हैं आइडिया, वो वॉलेमबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया इन इटली. स्पेसिफिकली रूरल क्रेडिट यूनियंस एंड एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स ही, लेकिन जो लोन किसको देते थे, एग्रीकल्चरल बेस्ड, ठीक है. क्रेडिट यूनियंस किसको देते हैं लोन, वो किसी भी एरिया ऑफ स्फीयर को देते हैं. Wallenberg and a group of about 30 farm workers and small land owners founded Italy's first cooperative bank in Lorenzia in 1883. तो ये इम्पॉर्टेंट है. इटली का फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक किस साल फाउंड किया गया, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1883. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. इटलीज फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक वाज फाउंडेड इन द ईयर 1883 एट विच प्लेस, द प्लेस इज लोरेजिया.
ठीक है, समझ आ रही है। तो वॉलेंबर्ग कौन थे? ये इटालियन इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने स्पेसिफिकली किस पे काम किया? रूरल क्रेडिट यूनियंस पे और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक्स पे। तो इन्होंने कुछ और 30 फार्म वर्कर्स और स्मॉल लैंड ओनर्स की मदद से फाउंड किया इटली का पहला कोऑपरेटिव बैंक, जो सेटअप किया गया लॉरेजिया में 1883 में। समझ आ रही बात? ठीक है। अब इंटेंट क्या था? द इंटेंट ऑफ द बैंक वॉज टू हेल्प टेनेंट्स, small landowners and agricultural workers to rise from poverty by granting loans at low interest with long deadlines। ये लॉन्ग डेडलाइंस का कंसेप्ट किसका है? रेफिसन का। समझ आ रही? लो इंटरेस्ट तो दोनों का था, रेफिसन का भी और शेल्स का भी। लेकिन अगर आपको याद होगा, शेल्स के बैंक्स में क्या होता था? ज़्यादा टाइम के लिए लोन नहीं दिया जाता था। ठीक है। इन 1885 ही एस्टैब्लिश्ड In 1885, he established the monthly publication Rural Cooperation, which was published until 1904। अब देखिए, आपको याद रखना है, विलियम किंग ने कौन सी पब्लिकेशन स्टार्ट की? उसका नाम था द कोऑपरेटर। उसकी टैग लाइन भी आपको पता है, नॉलेज एंड यूनियन आर पावर एंड सो ऑन। तो ये जो है रूरल कॉपरेशन, ये पब्लिकेशन किसने स्टार्ट की? ये न्यूज़पेपर या जो भी मंथली ये आता था न्यूज़पेपर। तो इसका इंसेप्शन, इसका फॉर्मेशन या इसका फाउंडेशन रूरल कॉपरेशन न्यूज़पेपर का किसने किया? इसका आंसर क्या है? वॉलेंबर्ग। ठीक है। वॉलेंबर्ग कहाँ के थे? वो इटली के थे, एक इकोनॉमिस्ट थे। समझ आ रही है बात? तो लॉरेजिया में और इनने पहला कोऑपरेटिव बैंक सेटअप किया, जो इटली का पहला कोऑपरेटिव बैंक था इन द ईयर 1883। इन चीज़ों में जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है, सिंपल है कि इसने क्या क्या काम किया, बस ये आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद दूसरा बंदा है यूजी यूजैटी। एल इसका साइलेंट है दोनों में, इट इज प्रोनाउंस्ड एज यूजी, यू से यूजी, जी नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है यूजी यूजैटी। तो यूजी यूजैटी ने क्या किया? ही इज रिमेंबर्ड फॉर बीइंग द फाउंडर ऑफ द इटालियन क्रेडिट यूनियन मूवमेंट। देखो, ये आपको डिफरेंस देखना है। इसने क्या किया? देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने इटली का फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक सेटअप किया, बैंक यानी इंस्टीट्यूशन बनाया। जबकि यूजी ने क्या किया? इसने मूवमेंट स्टार्ट की। समझ आए? समझ आ रही है? तो इसने मूवमेंट स्टार्ट की। यूजी इज द फाउंडर ऑफ द इटालियन कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड वॉलेंबर्ग इज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इन इटली। ठीक है। एट अ नेशनल लेवल ऑफ द कोऑपरेटिव नेशनल क्रेडिट एट अ नेशनल लेवल द कोऑपरेटिव नेशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूजी यूजैटी इन 1913। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कोऑपरेटिव नेशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूट किसने सेटअप किया था? ये यूजी यूजैटी ने किया था। किस साल? 1913। ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही हैं? दिस इंस्टीट्यूट वाज एम टू सपोर्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव्स राइट फ्रॉम देयर एस्टैब्लिशमेंट। तो ये जो अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है ना, उनको हेल्प करते थे एस्टैब्लिश कैसे कीजिए, वर्क कैसे कीजिए वगैरह। ही पॉपुलराइज्ड इन इटली द इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ शेल्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ पीपल्स बैंक ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये एडवोकेट करता था शेल्स के आइडियाज़, यूजी कहाँ पे? इटली में। और उसने क्या किया? इटालियन क्रेडिट यूनियन मूवमेंट भी इसने फाउंड की थी, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव नेशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूट, जो लोगों को हेल्प करता था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सेटअप करने में। उनको हेल्प करता था कैसे आप क्या कीजिए, कितने मेंबर्स रखिए, आपको कितना मनी चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन ये लिमिटेड लाइबिलिटी पे काम करता है। जो मैंने आपको कहा, जितना आप पैसा पूल करते हैं या इंड्यूस करते हैं ना कोऑपरेटिव, आपकी जिम्मेदारी और रिस्क इज़ लिमिटेड टू दैट थिंग ओनली। समझ आ रही बात? अब देखिए, नेक्स्ट मूविंग ऑन, जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें मेजरली याद रखना है कि अब सेक्टर के हिसाब से कोऑपरेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? सेक्टर के हिसाब से। जैसे आपने इससे पहले देखा, कुछ सोसाइटीज़ क्या करती थी, स्पेसिफिकली सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए लोन्स देती थी वगैरह वगैरह। ठीक है, जो क्रेडिट यूनियंस होते थे। तो अगर मैं आपको बताऊं, सेक्टर के हिसाब से हम कोऑपरेटिव्स को डिवाइड कर सकते हैं। फिश कोऑपरेटिव हो सकता है एक, हाउसिंग कोऑपरेटिव अलग हो सकता है, फार्मिंग कोऑपरेटिव अलग हो सकता है, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव कैन बी डिफरेंट।
सेम इज़ द केस वी कैन हैव अ डेयरी कोऑपरेटिव एज वेल। ठीक है, मैंने आपको कोऑपरेटिव्स का हिस्ट्री इसीलिए पहले पढ़ाया, वरना बहुत सारी बुक्स में पहले टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स को रखा गया है, लेकिन इसे सीक्वेंस का इम्बैलेंस नहीं होता। जब हम अब पढ़ेंगे ना इसके बाद, जब मैं एक दो लेक्चर्स के बाद, क्योंकि हम इसके बाद इंडिया का अब हिस्ट्री देखेंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे कोऑपरेटिव्स का सेटअप हुआ, समझ आ रही बात। तो उसके बाद देन वी विल गो टू द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, तब आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। क्योंकि जब हम कोऑपरेटिव का आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव और अ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, कहीं पे भी। ठीक है, कोई होते हैं 10-15 फार्मर्स, तो उनका प्रोड्यूस ज़्यादा होता है तो वो भेजना चाहते हैं, वो एक कॉपरेशन फॉर्म करते हैं। या किसी को किसी विलेज में कुछ लोगों को जो डेली कंजप्शन की चीज़ें हैं वो महंगी मिल रही है या अडल्ट्रेटेड मिलावट के साथ मिल रही है, तो तब वो बनाते हैं कोऑपरेटिव, तो उसको कहा जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। तो हमारा आइडिया होता है ना लिमिटेड टू दीज टू कोऑपरेटिव्स, तब हम समझ नहीं पाते बाकी कोऑपरेटिव्स को। तो दैट इज़ द रीज़न व्हेन वी गो थ्रू द हिस्ट्री फर्स्ट, तो उससे हमें समझ आता है कि कोऑपरेटिव टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो जब मैं आपके कोऑपरेटिव्स को पढ़ाऊंगा ना, यू विल एबल टू स्विम थ्रू दैट लेक्चर वेरी क्विकली, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। तो सिंपल में कहने की बात यही है, डेनमार्क में क्या हुआ, एक मिनिस्टर सिंपली थे, एक मिनिस्टर थे डेनमार्क के, मोस्ट प्रोबेबली मुझे अभी पूरा याद नहीं, शायद वो दिस थे मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो इकोनॉमी के रिलेटेड वहाँ काम करते थे, वो गए इंग्लैंड, वहाँ से वो लेके आए रॉचडेल प्रिंसिपल्स को, समझ आ रही बात। तो वहाँ उन दिनों क्या होता था, जैसे वहाँ जाते तो कोई कोई आइडिया मशहूर होता था तो सारे न्यूज़पेपर्स में उसका छपा होता, तो रॉचडेल बहुत मशहूर था उन दिनों। तो व्हेन ही वेंट टू इंग्लैंड ऑन अ टूर, और जो भी इसको कुछ काम था वहाँ, तो वहाँ से ये रॉचडेल प्रिंसिपल्स को लेके आया, फिर उसने प्रेजेंट किए अपने लोगों के आगे, आप ऐसे कीजिए, छोटे छोटे स्टोर्स छोड़िए। तो इन्होंने वही किया, छोटे स्टोर्स का इंसेप्शन किया। इवेंचुअली जब इन्होंने छोटे स्टोर्स कंज्यूमर कोऑपरेटिव सेटअप किए ना, इवेंचुअली इनको लगा कि हम डेयरी जो हमारा यहाँ वहाँ जो डेनमार्क का ये है ना मौसम, डेनमार्क का जो मौसम है दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस फार्मिंग, कैटल फार्मिंग जिसको कहा जाता है, यही भेड़ बकरियों को पालना वगैरह, गायों वगैरह को, तो it is good for that kind of farming. So what they did is they eventually turned to what is known as dairy cooperative system. तो ये cooperatives विलेज में स्टार्ट करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे भी है ना, अमूल इज़ डेयरी कोऑपरेटिव, सेम इज़ द केस मदर डेयरी जिसकी आइसक्रीम्स भी आती है, तो इट इज़ ऑल्सो अ डेयरी कोऑपरेटिव। सिमिलरली इन्होंने छोटे छोटे, इन्होंने कंट्री वाइज लेवल पर नहीं स्टार्ट किया कोऑपरेटिव, इन्हें छोटे छोटे विलेज में। और डेनमार्क छोटी ही कंट्री है, ये देखिए ये लिख रहा है, इट्स एरिया इज़ ओनली 17,000 स्क्वायर माइल्स, बहुत छोटी सी कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन भी आज के टाइम इट वोंट बी मोर देन 60 लाख, 60 लाख से इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। अब आप देखिए इसके कंपैरिजन में एशियन कंट्रीज़, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, समझ आ रही है बात। तो इन्होंने सिंपली यही किया, रॉचडेल प्रिंसिपल्स को, दे गॉट द रॉचडेल प्रिंसिपल्स फ्रॉम इंग्लैंड थ्रू वन ऑफ देयर मिनिस्टर्स and introduce that into their consumer cooperative small store systems, and eventually transformed these principles to start dairy cooperatives. तो अगर क्वेश्चन आया डायरी cooperatives का इंसेप्शन कहाँ से हुआ, ये डेनमार्क से हुआ है डेयरी cooperatives का इंसेप्शन। ठीक है, तो यही सिंपल सिंपल चीज़ें कह रहा है। और ये अभी भी डेनमार्क इज़ वन ऑफ द टॉप 20 डेयरी एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। इनका चीज़ जो है ना, चीज़ जो हम खाते हैं या इसमें पिज़्ज़ाज वगैरह में यूज़ करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, टॉप क्वालिटी माना जाता है इनका चीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी जो टॉप एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड में 100% एक्सपोर्ट्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के हर साल, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है,
और ये जो है ये भी टॉप 20 में आता है, 14-15 पे आ जाता है। इसका कंट्रीब्यूशन टू द टोटल 100% डेयरी एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड इज़ अराउंड 2%। ये जो मैं आपको साइड में चीज़ें बता रहा हूँ ना, दे आर नॉट रियली टू मच इम्पॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर टॉपिक। अब ये बीच में आ जाती है तो ड्यूरिंग डिस्कशन दीज थिंग्स क्रीप इन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे लास्ट टाइम मैंने पहले लेक्चर में बताया था अबाउट अर्जेंटीना, फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द एक्चुअल लेक्चर, दे वर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है या साउथ अमेरिकन। सो दीज आर वेरी ट्रिवियल थिंग्स, समझ आ रही है। तो डेनमार्क इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप हैविंग अ स्मॉल पॉपुलेशन, इट्स एरिया इज़ ओनली 17,000 स्क्वायर माइल्स, छोटी सी कंट्री है। दो द कंट्री इज़ वेरी पुअर इन नेचुरल रिसोर्सेज, इट हैज़ गुड फर्टाइल सॉइल एंड 75% एरिया इज़ अंडर कल्टिवेशन। क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो अर्बनाइजेशन भी बहुत लिमिटेड होगा। डेनमार्क इज़ द होमलैंड ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन इन द वर्ल्ड, homeland of agricultural cooperation in the world. Surprisingly, the cooperative movement in Denmark was started with the establishment of consumer stores, जो मैंने कहा था, according to the Rothschild principles, जो इनके एक मिनिस्टर ने क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे when he went to England and he brought the principles from there. Afterwards, it shifted to dairy business. इनको लगा हमारा जो स्ट्रेंथ है ना वो डेयरी है, तो हम कोऑपरेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे डेयरी में, ठीक है। बाय द वे डेनमार्क का पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। The abundant production of milk, butter and cheese in the country played an important role for the development of cooperative movement. In dairy business, Denmark is still one of the leading country in the world and is a major exporter of, जो मैंने कहा 2%, exact 1.5% है, तो ये they are moving towards the 2%। जो न्यूजीलैंड का है that is around 20% वर्ल्ड में, ठीक है। The first cooperative dairy was set up in Geeding, एच इसका साइलेंट है, एक जगह है डेनमार्क में, तो आपको याद रखना है। फर्स्ट कोऑपरेटिव डायरी का सेटअप कहाँ पे हुआ था? डेनमार्क में हुआ था। एग्जैक्ट प्लेस क्या है? जीडिंग। किस साल? 1882 में। ये एक बंदे हैं, इनका भी अपना एक डायरी फार्म था, स्टिलिंग एंडरसन। ये दो चार चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक तो जीडिंग डेनमार्क में एक जगह है जहाँ पे फर्स्ट कोऑपरेटिव डायरी का सेटअप हुआ। पहली फर्स्ट कोऑपरेटिव डायरी का सेटअप कहाँ हुआ? डेनमार्क में। एग्जैक्ट प्लेस का नाम क्या है? जीडिंग। किसकी हेल्प से? बहुत सारे लोग आए थे लेकिन ये वन ऑफ द फर्स्ट था। इसको फिर इस डायरी सेटअप का फर्स्ट मैनेजर भी बनाया गया, स्टिलिंग एंडरसन इसका नाम है, ठीक है। इसकी अपनी एक कोऑपरेटिव ये डायरी फार्म भी था, लेकिन फिर इसको इस पहली कोऑपरेटिव डायरी का पहला मैनेजर बनाया गया था, जो 1882 में सेटअप हुई थी जीडिंग डेनमार्क में। समझ आ रही? ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको बाकी चीज़ें याद नहीं रखनी है। तो आपको लिखना है डेनमार्क, फिर पहला पॉइंट लिखेंगे डेयरी कोऑपरेटिव फाउंडेड एट जीडिंग बाय स्टिलिंग एंडरसन इन 1882। तो बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Since then, the continuous efforts have been made to develop the cooperative dairy movement. वहाँ पे the country is called cooperative Denmark. समझ आ रही बात? इसकी जो मोस्ट पॉपुलेशन है ना, दे डील विद डायरी ओनली, एग्रीकल्चर और डायरी, तो इसको कहा ही जाता है कोऑपरेटिव डेनमार्क। वहाँ पे मोस्ट जो सेटअप्स है दे आर कोऑपरेटिव इन नेचर। द डायरी कोऑपरेटिव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो जो हमें पता है, ठीक है। 3 टायर स्ट्रक्चर होता है डायरी कोऑपरेटिव्स का, ये हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। लेकिन डेनिश में क्या होता था, डेनमार्क में, तो सेटअप ना कैसे कैसे पहले छोटे छोटे विलेज में होता था, फिर अपना एक रीजन होता था, रीजन पे उसका एक यूनियन बनता था, फिर वो यूनियन पूरा एक बड़ी डेनिश फेडरेशन को ज्वाइन करता था। तो 3 टायर सेटअप है, यानी 3 लेवल्स पे डेयरी स्ट्रक्चर तो जो डेनमार्क का है वो काम करता है। पहला जो है प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव्स एट प्राइमरी लेवल, विलेज लेवल पे, छोटी छोटी जगहों पे। फिर वो ज्वाइन करते थे फिर वो दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद द रीजनल डेयरी कोऑपरेशन। एक रीजन, एक जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे करते हैं, फिर इवेंचुअली वो फेडरेशन के साथ काम करते हैं, फेडरेशन ऑफ डेनिश डेयरी एसोसिएशन। तो 3 टायर सेटअप होता है, ठीक है। मोस्ट जगहों पे मोस्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड है ना, वो भी 3 टायर सेटअप पे ही काम करते हैं।
तो अब इसमें कुछ सेलिएंट फीचर्स है कोऑपरेटिव डेयरी कोऑपरेटिव्स इन डेनमार्क के, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन विल क्विकली सेल थ्रू मूव थ्रू दीज। द मूवमेंट ग्रू स्पॉन्टेनियसली एंड नेचुरली, द क्रेडिट ऑफ सक्सेस गोज मेनली टू द एफर्ट्स ऑफ द मेंबर्स। सिंपल है, जल्दी जल्दी ये मूवमेंट, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट भी वैसा है ना, इट इज़ वायबल फॉर देयर एनवायरनमेंट टू स्टार्ट डेयरी कॉपरेशंस। समझ आ रहा है? जैसे हमारी स्टेट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें फिजिबल है, जैसे सैफरन जो पांपोर में होता है, सैफरन का कल्टिवेशन हमारी स्टेट में इट इज़ वायबल टू स्टार्ट है। तो अगर हम कुछ और करना चाहे, जैसे गुजरात में, वहाँ पे बहुत सारे डेयरी कोऑपरेटिव्स है इंक्लूडिंग अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जिसको कहा जाता है। ये एक जगह पे एस्टेब्लिश किया गया है, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में जिसको आनंद कहा जाता है, तो ये किसी के नाम पे नहीं है। तो सेम मैं कह रहा हूँ, इट इज़ वायबल and suitable to their environment and to their weather conditions, so it is a success there. So we have to first consider the environmental conditions as well, ठीक है। नो लॉ कंसर्निंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, डेनमार्क में अभी भी कोई लॉ नहीं है। नॉट इवन पब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑफ देम, द स्टेट नीदर सपोर्ट्स नॉर हैम्पर्स देम, ठीक है। कोऑपरेटिव करेक्टर ऑफ द डेनिश एंड देयर क्वालिटीज़ ऑफ मॉडरेशन, गुडविल, sociability, spirit of cooperation, civic sense and spirit of self help, यही कुछ करेक्टर्स जो ये इम्बाइब करते हैं कोऑपरेटिव्स को वर्क कराने के लिए। इनके पास स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, सिविक सेंस है कि लोगों की हेल्प करना, स्पिरिट ऑफ सेल्फ हेल्प वगैरह। फाइनेंसेस आर अवेलेबल नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट बट फ्रॉम द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ पर, हैविंग ब्रांच थ्रू आउट द कंट्री, एंड फ्रॉम द प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स वांट्स इनको नहीं देती, जो कमर्शियल और प्राइवेट कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इनको फाइनेंस करते हैं वहाँ के कोऑपरेटिव्स को। कोऑपरेटिव्स आर ऑफ सिंगल पर्पस रादर देन मल्टीपर्पज़, यानी स्पेसिफिक कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव्स ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव्स होते हैं, वो हम देखते हैं आगे। ये एक ही कोऑपरेटिव होता है, उसमें पैसे डालते हैं ना, वो मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल वेंचर्स में दे स्टार्ट इन, ठीक है। तो यहाँ सिंगल पर्पस होते हैं, या तो एग्रीकल्चर होगा स्पेसिफिक क्रॉप के रिलेटेड, डायरी होगा specified to just dairy. The belief in specialized and decentralized activity of each branch has developed its own regional and national federations, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल पे ये बहुत ध्यान देते हैं वहाँ पे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ISI होता है ना, वहाँ पे इनका होता है लूर ब्रांड, फिर लूर ब्रांड के टाइप्स है ABCD, तो ये क्वालिटी बताता है। तो वहाँ के जो डायरी प्रोडक्ट्स है जो कोऑपरेटिव से आते हैं उन पे लगा होता है ये मार्क, जैसे हॉल मार्क होता है या ISI मार्क होता है, सिमिलर लूर ब्रांड कहा जा सकता है। तो दिस क्वेश्चन माइट कम इन द एग्जामिनेशन। तो अगर बहुत मुश्किल पेपर आया तो ऐसी चीज़ आ सकती है। लूर ब्रांड कहाँ के कोऑपरेटिव का एक क्वालिटी ट्रेडमार्क माना जाता है, तो ये डेनमार्क के डेयरी कोऑपरेटिव्स का ट्रेडमार्क कंसिडर किया जाता है। 70% ऑफ द डेयरी, ये बहुत सिंपल है, वहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। समझ आ रहा है? मैंने कहा ना वहाँ एनवायरनमेंट ही वैसा है, वेदर कंडीशंस वैसी है कि इट सपोर्ट्स डेयरी फार्मिंग। तो जो इनका अपना यूज़ है, अगर ये 100 लीटर ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ना अपनी डेयरी फार्मिंग से, इनको होम यूज़ यानी सेल्फ यूज़ के लिए जस्ट 30% चाहिए होता है। तो बाकी 70% ये एक्सपोर्ट करते हैं टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 70% ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बटर, चीज़, cream and milk powder is exported and 30% is sold in the home market. Prices of milk are paid to the producers on the basis of fat contents, कॉमा करके, weight and hygienic quality of milk, ठीक है। ऐसे ही नहीं किसी को, वहाँ इंस्पेक्शंस होते हैं, फिर देखते हैं फैट कंटेंट कितना है, हाइजीनिक है इनका काम, ये हाइजीन पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो इन्होंने प्राइवेटली ओन्ड ही, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं करता इन कोऑपरेटिव्स को, तो अपना ही इनने फेडरेशन जो सेटअप की है ना, तो वहाँ पे क्वालिटी चेक इंस्पेक्टर्स, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स रखे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं इन कोऑपरेटिव्स को, फिर वहाँ पे देखते हैं कि हाइजीन कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है, मशीन की कंडीशंस कैसी है वगैरह वगैरह। उसी हिसाब से इनको एक लिस्ट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे रेट लिस्ट होता है, लेकिन वो तो कभी दिखते हैं हमारे लोग यहाँ देखम ईदों पे वो नज़र आते हैं, तब थोड़ा फोर्स होता है कि इस मटेरियल की चीज़ इतनी है, ये प्रोडक्ट इतनी
पैसों का है, रेगुलेटेड नहीं है ना हमारे यहाँ उतना, वैसा नहीं। और आप देखिए वहाँ पे प्राइवेटली ऐसे काम इतना अच्छा कर रहे हैं, तो वो एक रेट लिस्ट देते हैं, उस पर फिर कहते हैं इस कंपनी को आप इस हिसाब से दीजिए, इस कोऑपरेटिव को सॉरी इस हिसाब से पैसा पे कीजिए, क्योंकि इनका हाइजीन इतना है, क्वालिटी ऐसी है, वगैरह वगैरह। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेयरी सोसाइटी डेनमार्क, दिस इज़ अ फेडरेशन, वही मैंने ऑलरेडी कहा था। तो जो सारी है छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये एफिलिएट होती है एट द नेशनल लेवल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेयरी सोसाइटीज़ डेनमार्क। तो क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में आया है, क्वेश्चन नंबर 39, द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ डेनमार्क डायरीज विल बी, डायरीज की बात कर रहा है, ठीक है, ये होगा स्मॉल एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि वहाँ सिर्फ विलेज तो नहीं है ना, बाकी टाउन्स भी है, लेकिन इसका ऑपरेशन एरिया बहुत स्मॉल होता है, समझ आ रही है, पॉपुलेशन भी लिमिटेड है तो एरिया ऑफ ऑपरेशन भी बहुत स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद इसराइल की कुछ चीज़ें आ रही है, इन्होंने थोड़ा सा चेंज लाया है एग्रीकल्चरल आउटपुट वगैरह में, 4 टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं सेटअप्स, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स के सेटअप्स इन्होंने दिए हैं अपने, वहाँ चलते हैं, कुछ नाम है इसके, किबुत्जिम, मोशाविम, कम्युनल मोशाविम एंड सेकेंडरी सर्विस कोऑपरेटिव। तो अगर ये आप 4 टाइप्स याद रखें, इसराइल में स्टार्ट हुए थे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सेटअप के लिए, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है ना, दे आर कोऑपरेटिव इन नेचर, इसीलिए तो इसराइल का देखिए पर कैपिटा इनकम भी कितना है और फ्लरिश वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स वहाँ पे दिए गए हैं ना, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, या सपोज़ यहाँ कीजिए 2000 मेंबर्स तक अगर कोऑपरेटिव फॉर्मेशन हुआ, उसको किबुत्जुम कहा जाता है। मोशविम तब होता है जब कुछ नंबर ऑफ फैमिली, सपोज 100, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, 15 to 100 शायद है, 15 to 100 अगर फैमिलीज एक कोऑपरेटिव बनाए तब उसको मोशाविम कहा जाता है, एंड सो ऑन। समझ आ रही बात? तो सॉरी, तो आज का लेक्चर जो है इट इज़ लिमिटेड टू दिस थिंग ओनली। तो हमें बस यही हमें देखना था आज कि इंग्लैंड के अलावा और बाकी वर्ल्ड में साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे, जबकि इसराइल का ये जो इसका ये आइडियाज़ है अबाउट ऑल दीज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, इट स्टार्टेड 1848 के बाद ही, जब इन्होंने फिर वहाँ कब्ज़ा वब्ज़ा कर दिया। तो ये छोड़िए, लेट्स लीव इट। तो हमने आज क्या देखा, हमने स्टार्ट किया रॉस्टियल पायनियर्स से प्रीवियस लेक्चर्स में, देन वी वेंट ऑन टू द क्रेडिट यूनियन सिस्टम इन जर्मनी। उसके बाद हमने क्या देखा, मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, जैसे रॉबर्ट ओवन और विलियम किंग, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने क्या क्या अपने आइडियाज़ दिए, और रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट या फादर ऑफ कोऑपरेशन। तो उसके बाद देन वी वेंट टू इटली, इटली में क्रेडिट यूनियंस सेटअप हुए, 2 लोग थे, वेलमबर्ग और दूसरे का नाम था यूजिटी, अगर आपको याद होगा तो उसके बाद देन वी वेंट ऑन टू डेनमार्क, जहाँ पे पहले जनरल कोऑपरेटिव स्टोर्स को सेटअप किया गया। इवेंचुअली दे थॉट आवर स्ट्रेंथ इज़ डेयरी कोऑपरेशन, तो दे वेंट टू डेयरी कोऑपरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इनफैक्ट मैंने आपको डेयरी कोऑपरेशन के बारे में वहाँ बताया भी कि आप जीडिंग याद रखिएगा, ये जो है दिस जगह जीडिंग और स्टिलिंग एंडरसन 1882, आप ये 2-4 चीज़ें आप याद रखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ये हमने 2-3 लेक्चर्स कंटिन्यूसली ओरिजिन पे दिए थे, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, हमने सिर्फ 4 लाइंस में इसको कंसोलिडेट करके नहीं किया। अगर मैं इफ़ आई वांट ना, आई कैन डू अ क्रैश कोर्स ऑन दिस कोऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द सिलेबस, सिर्फ आई विल टेक 6 आवर्स, 6 घंटे में मैं सारा कवर कर दूंगा इंक्लूडिंग द कोऑपरेटिव लॉ। लेकिन मैं इसमें डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ, रेलेवेंट डिस्कशन मैं कह रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको मैं गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं 2-4 लाइंस में नहीं जल्दी जल्दी लिखता, ताकि आपको समझ भी आए, ठीक है, थोड़ा आप डेवलप कर पाए थॉट, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट। आपको हिस्ट्री के बारे में पता है, तो अगर मैं आपको वो पॉइंट्स में पढ़ाऊँ तो दैट विल बी डाइजेस्टिबल टू यू पीपल, लेकिन दिस विल बी अ बिट डिफ़िकल्ट। समझ आ रही है बात? तो अगर मेरे को टाइम मिला ना, जब मैं ये फुल लेक्चर सीरीज़ लूँगा, साथ साथ जब हम इसके MCQs भी करेंगे, इवेंचुअली मैं 1-2 लेक्चर्स में इसको सारा क्रैश करके एक जिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, दैट विल बी ऑल्सो गुड, दैट इज़ अ गुड आइडिया आई थिंक, ठीक है।
तो अब हम सारी कंट्रीज़ के थ्रू गए ना, जहाँ जहाँ ये मेजर काम हुए हैं। इवेंचुअली इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट नाउ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कैसे कोऑपरेटिव सेटअप हुए, और थोड़ा सा आई विल गिव यू अ हिंट ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव लॉ एज वेल। लेकिन फिर हम कोऑपरेटिव लॉ को जब हम सारा थ्योरी पढ़ेंगे इसका कोऑपरेटिव्स का, इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पढ़ने हैं, उसमें भी 2-4 लेक्चर्स चले जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। फिर आफ्टर दैट कोऑपरेटिव टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स वी हैव टू गो टू द कमिटीज़ एंड कमीशंस, क्या क्या कमीशंस आए, क्या क्या। इवेंचुअली फिर मैं कोऑपरेटिव लॉ में जाऊंगा। एक तो थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट दूंगा ओवर अबाउट द वर्ल्ड, फिर मैं जनरल लॉ कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, फिर इंडिया में लॉ कैसे बने, और इवेंचुअली जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेटिव लॉज कैसे बने। ठीक है, इनफैक्ट लॉज जब हम लॉज के बारे में पढ़ते हैं तब हम थोड़ा हिस्ट्री के थ्रू भी जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, क्यों लॉज आए, फाउंडर कौन था ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट का इंडिया में, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू और रिमाइंड यू रादर you people that I'm going live through my Instagram ID this coming Sunday to take your doubts and queries. तो आप मुझे you can connect me through this ID on Instagram. तो मैं Sunday 7 बजे live जाऊँगा through my Instagram account and I'll try to answer all your queries, या जो भी questions है, या आप कुछ suggestions या help चाहते हैं, motivation and all those things, तो मैं वहाँ पे आपसे मिलता हूँ। Till next time, goodbye, have a nice day.